नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आप जान लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। पुलिस ने केकड़ा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं केकड़ा ने ही फैन बनकर सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी की थी। केकड़ा ने ही सिद्धू मूसेवाला के घर से निकलने की जानकारी शूटर्स को दी थी। ये वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज जो आज सामने आया, ये 5:15 का है और सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून दिया गया था 5:35 के आसपास। इस बीच इस तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं काले रंग की थार गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की रुकी हुई है। सिद्धू मूसेवाला जो फैन है उसके साथ तस्वीर लेते हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सेल्फी वाली साजिश सामने आ गई है। तो ये सेल्फी वाली साजिश जिसका खुलासा हुआ है, इसी पर और अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से कि क्या ये सेल्फी लेने जो आया था शख्स यही मुखबिर था गैंगस्टर्स का, इसी ने मुखबिरी की जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून दिया गया महज 20 मिनट के बाद ही इस सीसीटीवी वीडियो के। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक केकड़ा ही वो शख्स है जो सिद्धू मूसेवाला के घर पर पहुंचा था और 45 मिनट तक वो वहां पर रहा। उसने वहां पर चाय भी पी और जब सिद्धू मूसेवाला घर से बाहर निकले तब उसने सेल्फी भी वहां पर सिद्धू मूसेवाला के साथ खींची और उसी ने ये जानकारी आगे जो शूटर्स गाड़ी के अंदर इंतजार कर रहे थे, शूटर्स को जो जानकारी थी वो भी केकड़ा नहीं दी। इतना ही नहीं, सूत्रों का यह भी कहना है कि उस वक्त प्रियव्रत फौजी जो शूटर है सोनीपत का रहने वाला है वो भी केकड़ा के साथ मौजूद था। तो केकड़ा तो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन प्रियव्रत फौजी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। सोनीपत पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है। मनोज वर्मा, ये शनाख्त ने उसके ऊपर इनाम भी रखा हुआ है। शनाख्त की कैसे हुई है मनोज, ये बड़ा सवाल है। क्या ये सीसीटीवी फुटेज इसमें केकड़ा भी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज है। आपको मैं बताना चाहूंगा जो सीसीटीवी फुटेज हैं, पुलिस के पास तमाम सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं और सिर्फ एक ही सीसीटीवी फुटेज नहीं है। पुलिस ने 45 मिनट पहले, यानी कि जो लोग वहां पर पहुंचे थे, पुलिस ने पूरे दिन का सीसीटीवी फुटेज वहां पर देखा है और सीसीटीवी फुटेज के बाद ही पुलिस को जो चीजें हैं वो सामने निकल करके आई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो पुलिस को वहां पर वो साफ तौर पर नजर आया है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा, उस वक्त जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला घर से निकल रहे थे वहां की जब टावर से जो नंबर्स निकाले गए हैं तो 29 नंबर ऐसे पुलिस को मिले हैं जो आपस में कनेक्टेड थे, यानी कि उस टावर से 29 नंबरों पर आपस में बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इन सब नंबर्स की डिटेल्स और जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी डिटेल्स निकालने के बाद अब केकड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कौन था जिसने उसको ये सब करने के लिए कहा था, क्योंकि उसने रैकी भी की केकड़ा ने। उसके बाद उसने शूटर्स को आगे जानकारी भी दी और अब केकड़ा गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन प्रियव्रत फौजी जो पेट्रोल डलवाता हुआ नजर आ रहा था, सीसीटीवी फुटेज उसका भी सामने आया था। वो 25 तारीख का फुटेज था, उसने फतेहाबाद से पेट्रोल डलवाया था और पुलिस ने एक देवेंद्र उर्फ काला नाम के शख्स को भी रविवार रात गिरफ्तार किया है। ये वो शख्स है जिसने केकड़ा को और प्रियव्रत फौजी को फतेहाबाद में अपने पास रखा था। तो तमाम एंगल्स को पुलिस अब जोड़ने की कोशिश कर रही है और पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्दी इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन शुक्रिया मनोज वर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर केकड़ा की जिस तरीके से गिरफ्तारी हो गई है, इसके बाद माना यह जा रहा है कि पुलिस के हाथ एक अहम कड़ी लग गई है और इसके बाद अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले को सुलझाने में पुलिस के लिए आसानी होगी। फिलहाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 8 दिन आज बीत चुके हैं। पुलिस अब तक हत्यारों तक पहुंच नहीं पाई है। हत्यारों के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन केकड़ा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उम्मीद जता रही है कि मर्डर की यह गुत्थी जल्द सुलझ सकती है। मूसेवाला की हत्या के पीछे क्या फैन बनकर आए इस केकड़ा का ही हाथ है? मूसेवाला मर्डर केस में सिंगर, सेल्फी और साजिश, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए जरा। गीत घट पणिया सटार कहता जने खड़िया सुपरस्टार सिंगर की मौत का सेल्फी कनेक्शन। क्या सेल्फी के बहाने बुना गया साजिश का जाल?
क्या फैन बनकर की गई मूसेवाला की मुखबिरी। कब पकड़े जाएंगे मूसेवाला के कातिल। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कुछ मिनट पहले का यही वो सबसे ताजा सीसीटीवी वीडियो है जिससे हत्या के सुराग तलाशे जा रहे हैं। 29 मई शाम 5:15 यही वो समय था जब सिद्धू मूसेवाला घर से बाहर निकलते हैं। यहाँ कुछ युवक सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेने लगते हैं। सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े सुपरस्टार के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। फैंस में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मची। लेकिन सिद्धू मूसेवाला इस बात से बेखबर थे कि सेल्फी के बहाने उनकी जान लेने की साजिश रची जा रही है। जिंदगी पूरी ठोक ठोक रखदा, डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा, दूरी फुट दी बना के ऐ मंडीर खड़दी, डब विच भर के गलाउक रखदा। पुलिस सूत्रों का मानना है कि सेल्फी के बहाने ही मूसेवाला के बारे में आगे जानकारी भेज दी गई और इसी सेल्फी के कुछ मिनट बाद मूसेवाला की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर जान ले ली गई। दावा किया जा रहा है कि गार्ड को शक हुआ कि मूसेवाला के घर से निकलने की खबर किसी को दी गई है, तो उसने इसकी जानकारी मूसेवाला के पिता को दी। मूसेवाला के पिता सुरक्षा गार्ड के साथ मूसेवाला के पीछे गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूसेवाला मर्डर केस में आज उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मानसा पुलिस ने केकड़ा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या से पहले हनी उर्फ केकड़ा ही मूसेवाला का फैन बनकर उनके घर पर पहुंचा था। उसके साथ उसका एक साथी भी मौजूद था और हनी उर्फ केकड़ा ने मूसेवाला के साथ सेल्फी भी ली थी। जब मूसेवाला वहां से निकल गए, इसकी जानकारी उसने शूटर्स को दी और बताया कि मूसेवाला निकल गए हैं और उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है। केकड़ा के अलावा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जो 8 संदिग्ध हैं, उनमें पंजाब के तरन तारण का मनप्रीत मन्नू जो गिरफ्तार है, तरन तारण का ही जगरूप सिंह रूपा, बठिंडा का हरकमल उर्फ राणू, हरियाणा के सोनीपत का प्रियव्रत उर्फ फौजी, सोनीपत का मंजीर, राजस्थान के सीकर का सुभाष और पुणे के संतोष जाधव और सौरभ उर्फ महाकाल। सौरभ उर्फ महाकाल और संतोष जाधव पुणे के जिन 2 आरोपियों का नाम मूसेवाला की हत्या में सामने आ रहा है, शक है कि ये दोनों करीब 1 साल से पंजाब में रह रहे थे। पंजाब में रहने के दौरान ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए और ये दोनों मूसेवाला की हत्या में शामिल हुए। मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी पुलिस की छापेमारी जारी है। पंजाब पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद से देवेंद्र नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिसके लॉरेंस बिश्नोई के करीबी होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल बोलेरो को राजस्थान से लाने में भी देवेंद्र की अहम भूमिका है। सेल्फी से लेकर शूटर तक और गाड़ी से लेकर गुनहगार तक पुलिस सारी गुत्थी को सुलझाने में लगी है ताकि मूसेवाला के कातिलों को पकड़ा जा सके। हर बीतते दिन के साथ सिद्धू मूसेवाला के लिए इंसाफ की मांग तेज हो रही है। सिद्धू मूसेवाला के परिवार को सांत्वना देने पहुंचने वालों का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस के सचिन पायलट ने आज मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की। कल दोपहर राहुल गांधी भी मानसा जाकर मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं।
देखिए, पंजाब में ये जो मूसेवाला मर्डर केस हुआ है, इसके बाद वहां गैंगवॉर के काले बादल मंडरा रहे हैं। इसी गैंगवॉर की आड़ में पाकिस्तान भी साजिश रचने में जुट गया है। पंजाब की जेलों को लेकर पाकिस्तान ने क्या प्लानिंग की है, ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। फिल्मी प्लॉट को पंजाब में साजिश की तरह इस्तेमाल करने की खबर ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पंजाब की जेल पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पंजाब की 4 जेल पर हमला करके जेल ब्रेक की फिराक में जुटा है। पाकिस्तान अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना, फिरोजपुर जेल पर हमला कर सकता है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों को दी है। इसमें पाकिस्तान में बैठा रिंदा नाम का आतंकी भी शामिल है। बब्बर खालसा के ये आतंकी पंजाब में बैठे अपने गुर्गों से ये हमले करवाने की साजिश में हैं। सूत्रों के मुताबिक जेल ब्रेक करने की साजिश को आतंकवादी गैंगस्टर गठजोड़ की मदद से अंजाम देने की तैयारी की जा रही है, जिससे इस पूरे मामले में कहीं भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का नाम सामने ना आ सके। ध्यान रहे कि पिछले दिनों पंजाब में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन सभी में आतंकवादी गैंगस्टर गठजोड़ ही सामने आया है। खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक अप्रैल में बुडैल जेल की 4 दीवारी के पास विस्फोटक मिलने के बाद ही हो गया था। पाकिस्तान जेल ब्रेक की इस साजिश में गैंगस्टर को शामिल करके पंजाब के मौजूदा हालात का फायदा उठाना चाह रहा है। मूसेवाला की हत्या के बाद से पंजाब और पंजाब की जेलों में गैंगवॉर की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने जेल की सुरक्षा चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। देखिए, बॉलीवुड के अभिनेता हैं सलमान खान, उन्हें भी जान से मारने की धमकी मिली है। न सिर्फ सलमान खान को बल्कि उनके पिता सलीम खान को भी ऐसी धमकी मिली है। दरअसल आज सुबह सलीम खान साहब रोज की तरह जब मॉर्निंग वॉक पर गए तो मॉर्निंग वॉक पे वो जिस जगह जाते हैं और जिस बेंच पर जाकर वो बैठते हैं, बिल्कुल वहीं पर एक चिट्ठी चस्पा थी और उस पर यह धमकी वाली बात लिखी गई थी। सलमान खान को धमकी वाले मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ये जान लीजिए आप। क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। आज क्राइम ब्रांच की टीम जो गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान के घर भी गई थी, वहां जाकर सुरक्षा की समीक्षा भी की, सुरक्षा बढ़ाई भी गई सलमान खान और उनके परिवार की। और अब क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और ये जो धमकी सलमान खान और उनके परिवार को दी गई है, दरअसल इसके तार भी मूसेवाला मर्डर के 2 अहम किरदार से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो धमकी वाली चिट्ठी थी उस पर साफ तौर पर इनिशियल्स LB और GB लिखा हुआ था, मतलब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। तो सवाल ये कि क्या मूसेवाला के बाद टारगेट पर अब सलमान खान? क्या GB का मतलब गोल्डी बराड़ है और क्या LB का मतलब लॉरेंस बिश्नोई? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड के भाईजान यानी अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो दूसरी तरफ धमकी की चिट्ठी में लिखे गए कोड को डिकोड किया जा रहा है। सलमान के पिता को जो धमकी भरा लेटर मिला उसमें लिखा है, सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द आपका मूसेवाला होगा, KJB LB। सलमान खान को धमकी मिली तो मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पार्क, बेंच और चिट्ठी की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड इलाके में सलमान खान का घर है और यही वो जगह है जहां पर सलमान खान का घर है और वहां से थोड़ी ही दूरी पर ये बांद्रा बैंडस्टैंड का प्रोमेनेड है, जहां पर सलीम खान प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। रविवार सुबह भी 7:30 से 8 बजे के बीच सलीम खान अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ इसी प्रोमेनेड पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और प्रतिदिन की तरह इसी पसंदीदा बेंच पर सलीम खान बैठे हुए थे। और इसी दौरान उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें एक पत्र दिया, जिस पत्र पर लिखा था कि सलमान खान, सलीम खान आपका भी मूसेवाला होगा, KGB LB, इस प्रकार का संदेश लिखा गया था, जिसमें सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। सलीम खान को पार्क में उनके पसंदीदा बेंच पर ये चिट्ठी मिली थी। इसका मतलब ये है कि बदमाशों ने धमकी से पहले रेकी कर पूरा प्लान तैयार किया। अब पुलिस गार्डन और सलमान खान के घर के बाहर वाले सड़क पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज जांच रही है।
ताकि पार्क में लेटर रखने वाले का खुलासा किया जा सके। सलमान के पिता सलीम खान को मिली चिट्ठी में जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है धमकी भरी चिट्ठी में अंग्रेजी के दो शब्द जीबी और एलबी। पुलिस को शक है कि जीबी का मतलब गोल्डी बरार और एलबी का मतलब लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है। यानी धमकी वाली चिट्ठी के तार कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रहे हैं। इसकी 3 बड़ी वजह है। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर कोर्ट में पुलिस वालों की मौजूदगी में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब के इन्वॉल्व कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी थी, बल्कि उस धमकी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने गुर्गों को कई बार जिम्मेदारी भी दी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बड़े गैंगस्टर संपत नेहरा ने तो मुंबई में कई दिनों तक डेरा डाल लिया था और सलमान खान के अपार्टमेंट से लेकर साइकिलिंग पर जाने और शूटिंग पर जाने तक की रैकी की थी। लेकिन उस वक्त मन माफिक हथियार मुहैया न होने के चलते संपत नेहरा इस साजिश को अंजाम नहीं दे पाया था। मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले ली है, जिसके बाद ही सलमान खान का नाम सुर्खियों में आ गया और अब धमकी वाली चिट्ठी के तार भी इन दोनों से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस चिट्ठी को लेकर भी सवाल पूछे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार धमकी वाली चिट्ठी पार्क में किसने रखी? क्या ये धमकी वाकई बरार और बिश्नोई गैंग ने दी है या फिर किसी की शरारत है? 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है समाजवादी पार्टी के लिए। वहीं बीजेपी की तरफ से एक बार फिर आजमगढ़ सीट पर निरहुआ पर ही दांव लगाया गया है। लेकिन बीएसपी ने जिस तरीके से उपचुनाव में एंट्री की है उसके बाद त्रिशंकु मामला बन गया है। आजमगढ़ उपचुनाव की जंग पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। भोजपुरी फिल्मों के नायक और गायक दिनेश लाल यादव से मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में ऐन नामांकन के आखिरी दिन अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अब बदायूं के पूर्व सांसद और अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को अखिलेश ने आजमगढ़ से उतारा है। मैं समझता हूँ पार्टी ने फैसला लिया और आजमगढ़ के लोग इस फैसले को साकार करेंगे। समाजवादी पार्टी ने पहले दलित नेता सुशील आनंद को आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि सुशील आनंद के 2 वोटर आईडी कार्ड्स हैं। ऐसे में भविष्य में किसी परेशानी में पड़ने की जगह समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदलने का फैसला किया और धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बना दिया गया। अखिलेश यादव के इस्तीफे की वजह से 23 जून को आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव होना है। 2019 में अखिलेश यादव और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बीच ही मुकाबला हुआ था। आजमगढ़ सीट पर जीत हार का गणित समझें तो 2019 में अखिलेश को 6,21,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,61,000 वोट। तब अखिलेश यादव 2,59,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। बीजेपी ने शनिवार को ही निरहुआ की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी डिंपल से लेकर धर्मेंद्र यादव तक के नाम को लेकर उलझी रही। सारा मंथन करने के बाद भी वो उस दलदल से नहीं निकल पाए जो दलदल में वो पार्टी फंसी हुई है। आज फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनको पूर्वांचल में कोई यादव नहीं दिखता है, आजमगढ़ में कोई यादव नहीं दिखता है। उनके घर में ही सिर्फ यादव हैं जो आजमगढ़ लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का सत्ता में दूर दूर तक आने की कोई उम्मीद नहीं है और ना वो आ पाएगी। मैं समझता हूँ जिस तरह से आजमगढ़ के लोग समाजवादी विचारधारा को सम्मान दिए, बढ़ाए, मुझे तो नहीं लगता कोई चुनौती है। समाजवादी पार्टी के सामने नंबर 1 की लड़ाई में कोई है ही नहीं। जहां तक इस सीट पर वोट बैंक का सवाल है तो हिसाब इसी बात से लगा लीजिए कि पिछले 10 चुनावों में 8 बार यहां से सिर्फ यादव उम्मीदवार ही जीते हैं, बाकी 2 बार मुस्लिम। आजमगढ़ में यादव वोटर 3.5 लाख हैं, तो मुस्लिम वोटरों की संख्या 3 लाख और दलित वोटर भी करीब 3 लाख हैं। बीएसपी ने भी इस बार यहां से गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। 2019 में जब अखिलेश की जीत हुई थी तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। आइए बात करते हैं कानपुर हिंसा के व्हाट्सएप कनेक्शन की। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कानपुर पर
कलंक लगाने का काम हुआ। कानपुर हिंसा के वीडियो के आधार पर पुलिस ने अब 40 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। बाकायदा पोस्टर्स जो चस्पा कर दिए गए हैं कानपुर शहर में। इनमें से 4 की पहचान भी अब तक कर ली गई। लेकिन सवाल यह है कि कानपुर हिंसा में व्हाट्सएप ग्रुप से दी जा रही ये पल पल की जानकारी आखिर किस बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है, इसी की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए आप। पहली तस्वीर कानपुर की सड़क पर दनादन पत्थर चलाती उपद्रवियों की भारी भीड़ और इस भीड़ के बीच ठेले पर पत्थर। दूसरी तस्वीर सड़क पर एक शख्स जो अपने हाथ में लाल रुमाल लहरा रहा है, जबकि पुलिस की भी इलाके में मौजूदगी है। तीसरी तस्वीर हिंसा के दौरान बोतलों में पेट्रोल भरकर उसका बम की तरह इस्तेमाल, जिनसे दूसरे समुदाय के लोगों के साथ साथ पुलिस को भी निशाना बनाया गया। ये 3 तस्वीरें वो 3 अहम सबूत हैं कि कानपुर की हिंसा कितनी बड़ी साजिश का नतीजा है और उस सोची समझी साजिश को किस तरह मौका देखकर अंजाम दिया गया। कानपुर हिंसा की साजिश से जुड़े कुछ और सबूत आपके सामने लाएं, उससे पहले इन 40 उपद्रवियों के चेहरे भी देख लीजिए, जिन्हें वीडियो फुटेज से निकालकर पोस्टर के रूप में पुलिस ने कानपुर की चौकियों और सड़कों पर चस्पा कर दिया है। इस तस्वीर को देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कुल 40 चेहरों की तस्वीर लगाई गई है। लिखा गया है उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। 40 चेहरे ये हैं जो उस दिन मौजूद थे। स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोग तस्वीर ले रहे हैं इस पोस्टर्स की, जिसमें तमाम जो इस पूरे मामले के लोग हैं उनकी चेहरे लगी हुई हैं, उनकी तस्वीरें कहा गया है कि पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैडम तस्वीर ले रहे हैं आप इस इलाके के, कोई देखने में मालूम दे रहा है इलाके का है कहीं और? मोबाइल में देख के बताएंगे बिल्कुल सही कौन है ये। तो स्थानीय लोग हैं इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। पोस्टर पुलिस चौकियों पर अलग अलग गलियों में लगाए गए हैं। जो हमें अदर सोर्सेज से जो इंटरोगेशन से जो नाम मिले हैं, हमने उनकी कोई फोटोग्राफ यहाँ पे जारी नहीं की है। उसके लिए हमारी विशेष जो ऑपरेशन टीम है वो कार्य कर रही है। हम यहाँ पे उन फोटोग्राफ्स को सामने लाए हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम नहीं पहचानते। इससे पहले कानपुर हिंसा से जुड़ा बड़ा राज उगला हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के मोबाइल फोन ने। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार हो चुके हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के मोबाइल फोन में मुस्लिम संगठनों के 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। इन सभी व्हाट्सएप ग्रुप में बाजार बंद होने और हिंसा को लेकर बातचीत हो रही थी। हिंसा वाले दिन हर पल का अपडेट इन व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा रहा था। ग्रुप में कोई वीडियो डाल रहा था, कोई फोटो तो कोई मैसेज के जरिए डेट भेज रहा था। दावा है कि हयात जफर हाशमी सभी व्हाट्सएप ग्रुप में बाजार बंद करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक कानपुर में हिंसा वाले दिन यानी 3 जून को सुबह से ही लगभग हर व्हाट्सएप ग्रुप पर सक्रियता थी। सबसे ज्यादा बातचीत और अपडेट MMA जौहर फैंस एसोसिएशन कानपुर टीम नाम के ग्रुप में किया जा रहा था। ग्रुप पर आपस में बाजार बंद करने को लेकर बातचीत तो हो रही थी, तमाम खबरों की कटिंग भी डाली गई और जब बवाल हुआ और जब हाशमी आरोपी बनाया गया तो उससे संबंधित खबरें भी इन व्हाट्सएप ग्रुपों पर पोस्ट की गई। यही नहीं, कानपुर हिंसा की साजिश में हाशमी के साथ उसकी पत्नी के भी शामिल होने का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आंदोलन वापस लेने का हाशमी का बयान पुलिस को चकमा देने के लिए था और वो लगातार लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा था। हयात जफर हाशमी अगर कोई साक्ष्य लगाया गया है तो विद प्रूफ लगाएं। कोई भी चीज लगाई गई है, अगर प्रूफ साबित होता है तो मैं कहती हूँ आप मुकदमा करिए। और किसी न किसी तरफ फंसाना है, इस तरीके से उनके खिलाफ ये सब बन रहा है प्रोपेगेंडा। आप ये कह रही हैं उनको फंसाने की कोशिश ली है, इसलिए फंसाने की भी, और कानपुर पुलिस नहीं पकड़ पा रही है अपराधियों को। कानपुर हिंसा के हर सच, हर किरदार से पर्दा हटाने में पुलिस दिन रात जुटी है, तो उपद्रवियों की मदद करने वालों पर भी एक्शन हो रहा है। ये उस पेट्रोल पंप की तस्वीर है जिसे प्रशासन ने हिंसा के उपद्रवियों को बोतल में पेट्रोल देने पर सील कर दिया।
इस पंप से सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के कब्जे में आई है। कानपुर हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। दावा है कि 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान हो चुकी है। 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी भी शामिल है, जो फिलहाल 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। तो वहीं भड़काऊ पोस्ट के मामले में अब तक 8 आरोपियों पर केस दर्ज किए जा चुके हैं। कानपुर हिंसा की जांच में जुटी एसआईटी पीएफआई के लिंक को भी खंगाल रही है, जिसमें एटीएस भी हर तरह की मदद कर रही है ताकि हर उस चेहरे को बेनकाब किया जा सके जिसने कानपुर हिंसा के बहाने यूपी और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। तो कानपुर में ये हिंसा जो शुक्रवार के दिन हुई थी, तारीख 3 जून थी, और इस हिंसा के बाद अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, कानपुर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ सी वोटर के सर्वे का सवाल, कानपुर हिंसा में योगी सरकार की कार्रवाई सही है क्या? और ये देखिए आप, 64% लोगों का मानना है कि हाँ कार्रवाई सही है, 36% लोगों ने नहीं जवाब दिया है। तो कुल मिलाकर योगी सरकार की तरफ से कानपुर हिंसा मामले में जो कार्रवाई, उस पर मोहर लगाता हुआ सी वोटर का ये सर्वे। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। विजयवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं से जेपी नड्डा का संवाद। कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया और जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। मैं याद दिलाने आया हूं, ये वीर अर्जुना की तपस्या भूमि है, ये संस्कृति की राजधानी है और यहां पर तेलुगु सबसे शुद्ध तरीके से उच्चारित की जाती है, ऐसी धरती है। हमें राष्ट्र के विकास का वाहक बनना पड़ेगा। हमें देश के उठते हुए हर प्रश्न का उत्तर देने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। हमें राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, ताकि कोई दुश्मन आंख न उठा सके, इसके लिए मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए अपने आप को आहूत करना पड़ेगा। और हमें यहां सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास मिले, इसका हमको सबका प्रयास करना पड़ेगा। राजनीति के साथ साथ राजनीतिक संस्कृति में बदलाव लाने के लिए बने, और राजनीतिक संस्कृति बदलने के लिए हमें घर घर जाकर के राजनीति के तौर तरीके बदलने का उपकरण बनना पड़ेगा। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। 2024 तैयारी शुरू देख रहे थे आप। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।